हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड फंडामेंटल थ्योरम इन दो चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स यहाँ पर फॉर्म किया है। m बाय n ऑर्डर का है, m रो है, n कॉलम है, तो m बाय n ऑर्डर का हमारे पास ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसी के साथ मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स भी ले रखा है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें एक कॉलम है और टोटल m रोज़ है। ठीक हो गया। तो अगर इस वाले मैट्रिक्स का अगर मैं साइज़ बढ़ाना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो मुझे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ऑगमेंटेड का मतलब ही होता है कि साइज़ को इंक्रीज़ करना। तो ओरिजिनल हमारे पास मैट्रिक्स ये था, है ना। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो ये है, और ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है m बाय n। और हमारे पास ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1 बाय कितना है, ये 1 बाय m है ना, m रो है हमारे पास। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को कंबाइन करते हैं, कंबाइन का मतलब मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंड में इसको इसके अंदर ले आऊं, इसको इसका कॉलम बना लूं, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। सारे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ अपनी जगह हैं, पर एक और जगह बना दी हमने इन एलिमेंट्स के लिए। अब हमारे पास ये जो नया मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो ये आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास ये हो गया। तो ये आपको इस चीज़ के बारे में पता लग गया होगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम फंडामेंटल थ्योरम को समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है। इसको समझना ज़रूरी था क्योंकि इससे ये रिलेटेड है। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या है, आप पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हो, इसमें क्या कहा है। फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। इसमें कहा है अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि हमारे पास m लीनियर इक्वेशंस हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये रही मेरे पास, ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, ऐसे तीन चार ऐसे करके ही ये m इक्वेशन। तो टोटल m इक्वेशंस मेरे पास यहाँ पर है। तो फंडामेंटल थ्योरम में क्या समझाया गया है, अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, अननोन कितने हैं, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, ये अननोन है। तो x1 से xn टोटल n अननोन्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है। तो m इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स है, मतलब n अननोन्स हैं। ठीक है। फिर लिखा है इसको आप पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, ax इक्वल टू के की फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो मैंने नीचे कन्वर्ट करके भी दिखा रखा है। a, ये जो आपके पास जो मैट्रिक्स है, ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं, इनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की मदद से एक मैट्रिक्स बनाया गया है जिसका नाम है a। x है जितने भी वेरिएबल्स होंगे xn तक, और यहाँ पर हमारे पास ये जो कांस्टेंट्स हैं k1 k2 अप टू kn। तो हमने ax इक्वल टू के की फॉर्म में इन m इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया यहाँ तक की लाइन का मतलब। फिर आगे कहा है इज कंसिस्टेंट। अभी कंसिस्टेंट का मतलब हमने 10th में पढ़ा हुआ है और थोड़ा बहुत 12th में पढ़ा हुआ है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी इक्वेशंस जो आपको यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देती हैं, ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, जिनसे कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें मिले, लिखा है ना, हैज़ अ सॉल्यूशन। तो अब आपसे ये कहा है कि आपके पास जो ax इक्वल टू के है, ये जो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म है, ये कंसिस्टेंट कब होगा, या फिर ये m लीनियर इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट माना जाएगा। अगर जो मैट्रिक्स है a, ओरिजिनल मैट्रिक्स ये a, यहाँ पर भी देखो सेम ही है, कोई अंतर नहीं है यहाँ पर थोड़ा सा। ये जो a है और ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अगर इन दोनों मैट्रिसेस का जो है रैंक अगर सेम हो, ध्यान रखना मैंने क्या कहा, अगर इन दोनों की रैंक क्या हो, सेम हो, तो आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है
वो किस तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, वो कंसिस्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब या तो यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा या फिर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर रैंक सेम ना हो, इसकी रैंक कम हो गई, इसकी रैंक ज़्यादा, उस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम का मतलब। तो आई होप कि इस वाले वीडियो में आपको इन दोनों चीज़ों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। आपके सामने एक मैट्रिक्स रख रहा हूँ मैं, ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की खासियत ये है कि लास्ट वाले जो रोज़ हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, उसके ऊपर वाले रोज़ में उससे कम ज़ीरोज़ हैं, उसके ऊपर वाले रोज़ में उससे कम ज़ीरोज़ हैं, और उसके ऊपर वाले रोज़ में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है ही नहीं। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का यहाँ पर मतलब इस तरीके से है कि यहाँ 5 ज़ीरो हैं कंटिन्यूस, उसके ऊपर 2 ज़ीरो हैं, देन 1 ज़ीरो है, फिर एक भी ज़ीरो नहीं है। तो जब किसी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसके लिए कहते हैं कि ये इशेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स जो है, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें भी सेम चीज़ रहती है। यहाँ पर देखो 4 ज़ीरो है, पूरा रो जो है कम्प्लीटली ज़ीरो है, इसके ऊपर वाले रो में 1 ज़ीरो है, फिर यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें एक चीज़ ये बात है कि जैसे ये वाला जो आपके पास रो है, इसमें जो पहला एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो, ध्यान रखना, पहले वाले रो का जो पहला एलिमेंट है वो नेक्स्ट वाले कॉलम का दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। समझ में आ गई बात? पहले वाले रो का पहला एलिमेंट कुछ भी हो, वो दूसरे वाले कॉलम, क्योंकि पहला कॉलम ये है, दूसरे वाले कॉलम का दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, और बाकी एलिमेंट्स वहाँ उस कॉलम में क्या होने चाहिए? ज़ीरो। तो जब आप इशेलॉन मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, जैसे यहाँ पर मान लो ये ज़ीरो हो जाएगा जैसे ही, तो अब हमारे पास ये रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि पहले वाले रो में जो ये 1 है, ये एलिमेंट हमें दूसरे वाले कॉलम के दूसरे वाले कॉलम में सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ मिल रहा है। तो इसलिए इस टाइप के मैट्रिसेस को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म। तो डेफिनेशन क्या है? इफ इन एन इशेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स इन ith रो। अब आई के बाद क्या आता है? जे। इसको सपोज, वैसे तो फर्स्ट रो है, आप अभी के लिए इसको आई रो मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये आई रो होगा तो फिर ये आई कॉलम ही तो होगा। ये आई रो तो ये आई कॉलम, ये जे रो तो ये जे कॉलम, ये के रो तो ये के। समझ में आ गया? अब इसमें कहा है कि ith रो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन ith रो, ये रहा ith रो, इसमें ये पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। लाइज कहाँ मिलेगा हमें? ये इन जेथ कॉलम, ये रहा हमारा जेथ कॉलम, इसमें मिल रहा है ना हमें। एंड ऑल अदर एलिमेंट्स इन द जेथ कॉलम आर ज़ीरो, इसमें बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आई होप बच्चों आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, फंडामेंटल थ्योरम, और तीसरा रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स।